आप सभी को राम नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 49 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज एग्जामो यूट्यूब चैनल पर यानी इसी यूट्यूब चैनल पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को चलती है। सुबह 11 बजे इसका वीडियो पब्लिश किया जाता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आप कोई भी क्लास का वीडियो मिस ना करें। इन क्लासेस को करने के बाद आप एग्जाम में सवालों को डराएंगे। अब सवाल तुमसे डरेगा। हर एक गणित का सवाल आप तेजी से कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे और एग्जाम में अधिकतम अंक हासिल करेंगे। तो इस सीरीज में बने रहिए, जुटे रहिए और रेगुलर इसको करते रहिए। इस सीरीज की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली जा चुकी है। रेमो सर ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें और इसमें पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि हम हर माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहें। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अर्जुना मैथ्स बैच खरीद सकते हैं। एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद आप ऐप के भीतर जाइए, आप कोर्स का पूरा ओवरव्यू पढ़िए और उसके बाद अगर फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो आप एग्जामो लर्निंग ऐप का जो सपोर्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8882600700, यहाँ पर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भेज के बात भी कर सकते हैं। डीबीक्यू सीरीज़ क्या है, नए बच्चों के लिए बता दूं तो ये सीरीज़ का जो मेजर जो आपके फीचर्स हैं और क्या इससे मुनाफा होना है वो आप इस पेज में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर डीबीक्यू सीरीज़ आपको क्यों करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कर रहा है कि एक शॉपकीपर है जो हमें 19% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। जो आर्टिकल ए है उसके मार्क प्राइस पे 19% का डिस्काउंट मिल रहा है और जो सेलिंग प्राइस है हमारे आर्टिकल बी का वो 11/9% अधिक है सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल ए का है उसकी तुलना में। अगर शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है आर्टिकल बी पर और सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए का ये भी दिया हुआ है कि 840 रुपये अधिक है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी से, तो हमें बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए का है, जो शॉपकीपर ने ये भी दिया हुआ है कि ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% है। तो कुल मिला के जो जानकारी दी है इसको मैं समराइज करके आप सभी के सामने पहले लिखता हूं सो दैट फिर उस जानकारी से हम सेंस बना पाएं कि हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले बात की गई है, देखिए ए की, यहां मैं लिखता हूं ए और यहां मैं लिखता हूं बी। ए के लिए मुनाफा जो है सबसे आखिरी लाइन में दिया हुआ था कि 25% का है, तो यहां 25% का मुनाफा होना है, लिख दिया। ए के लिए जो एमआरपी है, तो जैसे इसको मैं सीपी बोल दूं, यहां मैं एसपी लिख देता हूं और यहां पर कहीं एमआरपी होगा, मार्क प्राइस, मार्क एमआरपी बोल दो, एमपी बोल दो। इसको अगर आप 100 मानेंगे तो ये भी दिया हुआ था कि ए का जो सेलिंग प्राइस है भाई 19% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 19% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस हमारा 81 हो जाएगा। एक और जानकारी हमें दी है कि बी का जो सेलिंग प्राइस है वो ए के सेलिंग प्राइस से 11/9% अधिक है, जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन में +1/9। तो अगर मैं 81 का +1/9 करूंगा तो 81 का 1/9 क्या होता है, 9 के बराबर होता है और 81 में 9 जोड़ के ये वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी। यानी हमारे बी का जो सेलिंग प्राइस है, बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, बी का सेलिंग प्राइस हमारा 90 हो गया। एक चीज और हमें दी थी कि बी को बेचने पर शॉपकीपर को 20% का लाभ हुआ था, तो यानी ये वैल्यू हमारी 20% के बराबर है। 20% का मतलब ये होता है कि अगर मैं इनिशियल वैल्यू को 5 मान लूं तो बाद की वैल्यू 6 हो जाती है। जब भी +20% का मसला होता है तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो 5:6 का बनता है, क्योंकि 20% का मान हमारा +1/5 होता है। यानी 5 को 1 से बढ़ा दो, 6 बन गया, तो ये रेशियो होना चाहिए। अगर ये रेशियो है तो आप कहेंगे 6 से काटेंगे तो ये बनेगा 15 छक्के 90 और ये 15 पचे 75, तो ये यहाँ पर वैल्यू आपकी 75 के बराबर आ गई। यानी हमारे बी का कॉस्ट प्राइस निकल के हमें 75 मिल चुका है। इसके बाद सवाल में एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि भाई ए का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ए का जो है वो बी के कॉस्ट प्राइस से 840 रुपये अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो आपको ये वैल्यू आपको मिलेगी कि ये 840 रुपये अधिक है। लेकिन आप ये कहेंगे कि 75 से 81 तक जाने में ये जो है 6 यूनिट का अंतर है, तो क्या यही 6 यूनिट 840 के बराबर होगी? जी हाँ। तो आप यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे कि भाई 6 यूनिट्स हमारी 840 के बराबर है, तो 1 यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे, वो 1 यूनिट आपकी 140 के बराबर आ जाएगी। मुझे अल्टीमेटली ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो भाई ए का सेलिंग प्राइस कितना है,
आप कहोगे 81 टाइम्स 140 बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी हो गई अल्टीमेटली 81 टाइम्स 140, ये रुपीज में सेलिंग प्राइस हो गया ए का, क्योंकि ए का सेलिंग प्राइस 81 यूनिट्स है। अब एक चीज आपको और देखनी है कि ये जो 25% का लाभ है, इसका मतलब है कि ए का कॉस्ट प्राइस और ए का सेलिंग प्राइस 4:5 में होंगे। जैसे 20% के केस में 5:6 का रेशियो बनता है सीपी और एसपी का, 25% के केस में यही रेशियो 4 और 5 का बनता है। तो 4:5 में सीपी और एसपी होंगे, किसके लिए? ए के लिए। अब ए का अगर एसपी मुझे पता है और मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी आपको पता है क्या होगा? 4/5 इंटू एसपी, क्योंकि सीपी और एसपी 4:5 में, तो सीपी होगा 4/5 इंटू एसपी। अब मुझे क्या करना है इस सवाल में कि अगर मुझे ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं 4/5 इंटू 81 इंटू 140 करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखिए सवाल में इसके आगे क्या करिएगा, सबसे पहले 5 से देखिए डिवाइड मत करिएगा। 5 से डिवीजन बहुत आसान है, वो लास्ट स्टेज में करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले ही 5 से काटेंगे तो 5 से काट के 28 पंचे 140 कर लेंगे, आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो बेहतर है हम 5 से पहले डिवाइड ना करके 5 से बाद में डिवाइड करें, क्योंकि ये जो नंबर 140 है, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक तरह से 14 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो हमें आता है। 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। 5 से डिवाइड करने का मतलब आपको पता है, डिवाइड बाई 5 इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन डिवाइड बाई 10। तो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जीरो काट देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, तो वो लास्ट में करिएगा। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे भाई 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू 4/5 तो आप एज इट इज लिखो। 14 एकन्नम 14 बनेगा, 14 अट्ठे 112 और 113 बनेगा और लास्ट में एक जीरो लग जाएगा। आप फिर से इस 4 से गुणा कर लीजिए आप इस वैल्यू को, ठीक है। तो अगर 4 से हम गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 1 13, 4 एकन्नम 4 1 5 और 4 एकन्नम 4, टोटल वैल्यू बनी 45360। अब इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। मैं बता चुका हूँ 5 से डिवाइड करने का मतलब है एक जीरो काट के डबल कर दो। अब 4536 का डबल कितना बनेगा आपका? 9072, और 9072 आपका आंसर है सी, तो सी उत्तर आपका यहाँ से करेक्ट हो गया, राइट। एक और चीज़ है, जिस तरह के ऑप्शंस दिए हैं उसमें अगर आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो एक बेनिफिट आपको इस तरह के ऑप्शन में मिल सकता है बिना कैलकुलेट किए, वो है यूनिट डिजिट। 4 इंटू 81 इंटू 28 डिवाइड करने के बाद 5 से, तो आप कह सकते हैं यूनिट डिजिट 8 इंटू 1 इंटू 4 यानी 2 बनेगा, और 2 एक ही ऑप्शन में तो सी लगा सकते हैं। पर एग्जाम में हो सकता है 2 ऑप्शन हो जिसमें यूनिट डिजिट 2 हो, इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके इस सवाल का आंसर है सी 9072। ये काफ़ी भारी भरकम सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डीआई है, डीआई में एक पाई चार्ट है, एक टेबल भी आपको दी हुई है, और उसके अलावा चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिया हुआ है इसलिए बहुत लंबा लग रहा है, ठीक है। ध्यान से इस सवाल को पढ़ते हैं। तो ये डेटा सेट करा है कि टोटल स्टूडेंट जो पबजी खेलते हैं वो 6000 हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है PQRST, यानी PQRST से कितने खेलते हैं। जैसे यहाँ मान लिया 15% लिखा है क्यू का, तो मतलब 6000 का 15% निकालेंगे जो कि आएगा 900, यानी क्यू से पबजी खेलने वाले 900 लोग, राइट। अब जैसे क्यू है, यहाँ एक और डेटा दिया है, स्टूडेंट हु हैव रॉयल एलाइट पास। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि वो स्टूडेंट जो पबजी खेलते हैं, यहाँ दिया ना टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जिनके पास रॉयल एलाइट पास है। कोई रॉयल एलाइट पास नाम की चीज़ है जो कुछ लोगों के पास है, हर PQRST में से कुछ लोगों के पास रॉयल एलाइट पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो जो टोटल पबजी खेलने वाले लोग हैं उसमें दिया हुआ है कि कुछ लोगों के पास रॉयल एलाइट पास है प्लस कुछ लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है, यानी कैटेगरी दो ही है, या तो रॉयल एलाइट पास है या नहीं है, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। अब हमें प्रश्न करना है, तो देखो इस डेटा को कैसे हम समझेंगे। जैसे मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, लेट से मैं ये कह रहा हूं कि ये वो बच्चे हैं जिनके पास रॉयल एलाइट पास है। अब इस डेटा को कैसे इससे रिलेट करेंगे? पी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहां कुछ लिखा है 12%। 12% जो 6000 का होता है वो 720 के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये वो लोग हैं जो टोटल लोग हो गए, ये टोटल लोग हो गए। अब जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है
वो 720 में 440 घटा के मिल जाएंगे 280। मैं इसको डिनोट कर सकता हूं पी बार से। पी बार 280, पी बार का मतलब जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है उनको मैं पी बार बोलूंगा, जिनके पास है मान लिया वो पी है तो पी और पी बार। तो ये 280 लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है, तो इस तरह से ये दोनों डेटा सेट्स रिलेट होंगे आपस में। अब जरा सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल को क्या उत्तर निकालना है, उसके हिसाब से हम डेटा कैलकुलेशन करेंगे। कह रहा है टोटल जो बॉयज हैं जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है, डू नॉट, वो 66 2/3% ज़्यादा हैं देन टोटल गर्ल्स जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है एस से। यानी मुझे एस का डेटा देखना है। इसमें मुझे ये बोल रहा है कि जिन लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है उसमें अगर हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखें तो बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 2/3 अधिक है। 66 2/3% को फ्रैक्शन में 2/3 अधिक बोलेंगे, तो यहां 3 मानेंगे तो ये 3 और 2 5 बन जाएगा, यानी 5:3 है। यानी रॉयल एलाइट पास जो नहीं है एस में वो बॉयज और गर्ल्स में 5:3 में डिवाइड करना है। चलो ये बात समझ में आ गई। आगे क्या पूछ रहा है? आगे कह रहा है इसका हमें रेशियो निकालना है उन स्टूडेंट से जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है पी और आर मिला के टोटल, वहां गर्ल्स और बॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। पी और आर को देखो जिनके पास टोटल रॉयल एलाइट पास नहीं है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले जो डेटा हमें सॉल्व करना है इसमें हमें जो डेटा चाहिए, कौन कौन सा डेटा चाहिए आप बताओ। हमें P चाहिए, हमें R चाहिए, हमें S चाहिए। तो P, R और S का हम पहले टोटल निकालते हैं, क्योंकि तभी उस टोटल का इस्तेमाल करके जिनके पास पास है उनको हटाएंगे तो जिनके पास नहीं है उनकी वैल्यू आएगी। तो P देखिए क्या है, 12% है 6000 का P, तो ये बनेगा 720। टोटल मैं यहां लिखता हूं कि 720 लोग टोटल खेलने वाले हैं। अगर आप जाएंगे R में तो R के पास 28% इस टोटल वैल्यू का है। 28 इंटू 6 आप करेंगे तो मिलेगा 168, तो ये 168 खेलने वाले हैं आर के पास, तो मैं आर लिख रहा हूं यहां पर 1680। इसके बाद हम आते हैं और हम बात करेंगे एस की। एस हमारे पास 25% है। 25% अगर आप 6000 का कैलकुलेट करेंगे तो वो 1500 आएगा। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 1500। ठीक है, अब एक चीज गौर से देखिएगा, जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है वो कैसे निकलेगा। 440 में आप 720 को घटा दीजिए, तो अगर 740 में मैं 720 में से 440 को घटाऊंगा तो यहां 280 निकल के आएगा। आर के लिए यही सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो ये 800 निकल के आ जाएगा। यहां पर अगर आप 1500 में से 700 घटाओगे तो यहां भी ये वैल्यू 800 निकल के आ जाएगी। अब एक बात आप और गौर से ध्यान देखना कि ये वाला जो 800 है इसमें बॉयज और गर्ल्स 5:3 में डिवाइड होंगे। 5 और 3 का रेशियो 8 के बराबर होता है। 8 की वैल्यू अगर 800 है तो 5 की वैल्यू 500 हो गई, 3 की वैल्यू 300 हो गई, यानी बॉयज 500 हो गए और गर्ल्स 300 हो गई जिनके पास एस से रॉयल एलाइट पास नहीं है। तो जो निकालना है मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो हमें एस में लेना है बॉयज, ठीक। फाइंड टोटल बॉयज हु डू नॉट हैव रॉयल एलाइट पास फ्रॉम एस। तो एस से जिन लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है एस से, वो कितने लोग हैं। बॉयज की बात हो रही है, टोटल 800 हैं, 800 में बॉयज और गर्ल्स 5:3 में है, तो 500 बॉयज के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है। तो मैं यहां कहीं लिख देता हूं 500 डिवाइडेड बाई, अब हम P और R में जो टोटल लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है वो 280 और 800 है, यानी 1080 लोगों के पास रॉयल एलाइट पास नहीं है टोटल। तो ये वैल्यू हो गई 1080 लिख दिया मैंने। अब अगर इसको मैं काटूंगा तो ये वैल्यू ऐसे कटेगी, रेशियो ही निकालना है मुझे। फिर मैं फर्दर 2 से काट सकता हूं तो ये 25 बन जाएगा और 108 से मुझे मिल जाएगा 54। तो 25:54 मुझे ऑप्शन बी में दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल थोड़ा सा समय लेगा एग्जाम में क्योंकि पहले समझना है, देन रेशियो का इस्तेमाल है, टोटल आपको निकालना है, घटाना है। तो ये डीआई का ऐसा सेट है कि अगर एग्जाम में आएगा तो ये बहुत लोगों को तकलीफ देगा, पर धैर्य के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी डेटा सेट पे बेस्ड अगला सवाल है, सीधे सवाल पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या क्या डेटा कंप्यूट करना है। कह रहा है आपको सेंट्रल एंगल निकालना है फॉर टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव रॉयल एलाइट पास
from Q and R and total students who have Royal Elite Pass from T with respect of total students who play PUBG। अब इनका कहना है कि भाई जितने स्टूडेंट्स पबजी खेलते हैं, ठीक है, राइट, उनका एक पाई चार्ट बनाओ। तो ये पाई चार्ट ऐसे बनेगा सर्कल के तौर पे, लेकिन वहां पर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन लोगों का नहीं करना है। जैसे यहां पर किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि कितने लोग पबजी खेलते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ बॉयज और गर्ल्स में कोई डिवीजन नहीं है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है इस पाई चार्ट में, उसमें कोई रॉयल एलाइट पास के बेसिस पे डिवीजन नहीं है। बट अब ये कह रहा है कि उस कैटेगरी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे हम पी की बात करें, अब पी को जो 12% मिला है, इसमें ध्यान से देखो तो हम दो कैटेगरी डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की चर्चा करूं तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं, जिनके पास रॉयल एलाइट पास है, जिनके पास नहीं है, राइट। एक को मैं पी बोल दूं, एक को मैं पी बार बोल दूं। जिनके पास रॉयल एलाइट पास है वो लेट से पी, और जिनके पास नहीं वो पी बार। ऐसे ही सेम क्यू के साथ कर सकते हैं। रॉयल एलाइट पास जिनके पास है वो क्यू, जिनके पास नहीं है मान लिया उनको क्यू बार बोल दें। तो ये जो 15% का हिस्सा है ये दो हिस्से में बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये, राइट। अब सवाल ने जो पूछा है तो इसके बेसिस पे हर एक कैटेगरी का एक सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। जिनको सेंट्रल एंगल का एक पोर्शन मिलेगा वही मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं टोटल प्लॉटिंग करूंगा, ध्यान से देखना, तो टोटल 6000 का डेटा है और टोटल हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है। अब जो मुझे निकालना है, अगर मैं यहां रख दूं, क्या निकालना है देखो, हमें चाहिए जिनके पास रॉयल एलाइट पास नहीं है क्यू और आर से, यानी हमें क्यू का बार लेना है, हमें आर का बार लेना है, प्लस जो टी का जिसके पास रॉयल एलाइट पास है, एंड टोटल स्टूडेंट हु हैव रॉयल एलाइट पास फ्रॉम टी। तो टी का मतलब ये हो गया। तो न्यूमरेटर में हम डालेंगे क्यू बार आर बार प्लस टी अपॉन 6000। क्यू बार का मतलब जिनके पास क्यू से रॉयल एलाइट पास नहीं है, आर बार का मतलब जिसके पास आर से रॉयल एलाइट पास नहीं है, और टी का मतलब है जिसके पास रॉयल एलाइट पास टी से है। तो ये देखो सारी वैल्यू की कैलकुलेशन अभी हमने करी थी, एक बार फिर से दोबारा कर लेते हैं। जिसके लिए करना है हमें क्यू बार करना है। तो क्यू के लिए देखो यहाँ 15% है, 15% 6000 का होता है 900। तो यहाँ मैं लिखूंगा 900, और 900 में 500 घटाएंगे तो ये 400 बनेगा। ये क्यू बार की वैल्यू हो गई। फिर हम जाएंगे सिंपली आर में। आर की कैलकुलेशन तो अभी थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। 1680 बना था यहाँ पर टोटल, और ये जो वैल्यू थी 1680 के बाद ये वैल्यू हमारी आई थी सिंपली 800। अगर हम टी की बात करेंगे तो टी में यही हमें 360 लेना है, तो इसके लिए और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो अब जरा देख लेते हैं हमें क्या क्या लेना है। अगर हम टोटल की बात करें तो मुझे 400 लेना है, मुझे 800 लेना है, तो 8 4 1200 हो गया, और 360 लेना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1560। ठीक, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो कैलकुलेशन है, अब मैं न्यूमरेटर में यहाँ पर इसका टोटल लिख देता हूँ, जो कि है 1560। सो 1560 यहाँ पर लिखा। अब मुझे ये सॉल्व कर लेना है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। अभी जो 60 है ना, इसमें 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 36, ठीक है। और नीचे एक जीरो है तो उससे दशमलव बाद में लगा लेंगे। इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 26। इसको मुझे 36 से गुणा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करने के बजाय आप इसको 26 तो लिखेंगे ही, अब 26 को मेंटली आप 25 + 1 सोच सकते हैं कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। 36 का अगर मुझे 25 गुना निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 25 का मतलब 100/4 होता है। तो जैसे आप इसको 100/4 लिखोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 900 के बराबर हो जाएगी। और 900 + 36 936 हो जाएगा। पर आपको आंसर ये लगाना है, क्यों? क्योंकि बटे में 10 भी है। तो कैलकुलेशन 93.6 डिग्री आपको आंसर दे देगा, और आप लगा दीजिए कि ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि दो वर्कर्स हैं ए और बी, एक साथ काम कर रहे हैं, 9 दिन में काम को पूरा करते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी डबल हो जाए और कह रहा है कि बी अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे, तो जो काम है वो 5 दिन में पूरा होगा। बताना है कि ए को कितना समय लगेगा अकेले इस काम को करने में। ए वुड रिक्वायर हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ये मतलब सॉल्व करते हैं। तो आप सिंपल सी एक बात कहोगे कि ए की एफिशिएंसी को ए रखते हैं, बी की एफिशिएंसी को बी रखते हैं, तो इससे मान लिया 9 दिन लगते हैं।
ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 डेज, डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क आ गया। फिर आपने कहा ए को दोगुना कर दो, बी को आधा कर दो, इससे हमें 5 दिन लगा, तो फिर से एफिशिएंसी को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, वर्क आ गया। दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम काम की बात हो रही है। अब जरा इस कैलकुलेशन को करते हैं, तो 9A प्लस 9B इज इक्वल टू यहाँ बनेगा आपका 4A प्लस बी, यहाँ बाई 2 है और इंटू 5 है। अब 2 इधर जाएगा तो बनेगा आपका 18A प्लस 18B इज इक्वल टू 20A प्लस 5B। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको देगा 2A इज इक्वल टू 13B, एक तरफ कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 13:2। अब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मुझे 13:2 मिल गया, तो अब सवाल जो है ना, इसका उत्तर 1 सेकंड में आप बी लगा सकते हो। कैसे? ये रॉसम अप्रोच। इसके आगे कैसे लगा सकता हूं? आपको पता है जो टोटल वर्क अब आप निकालोगे, इस एफिशिएंसी को जाके यहां रखोगे, टोटल वर्क निकलेगा ए प्लस बी इंटू 9 करने से। वो पक्का एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि एफिशिएंसी आप क्या मानोगे अब, 13 और 2। अगर वो पक्का एक इंटीजर है और मैं उसको 13 से डिवाइड करने चला गया, ठीक है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 13 है। अब या तो 13 पूरी तरह से काट देगा उसको, और अगर 13 उसको पूरी तरह से काट नहीं पाएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 13, बीच में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में या तो 1 आएगा यानी पूरा काट देगा, या फिर 13 13 ही रहेगा, 13 तो कटता ही नहीं है। और चूंकि सारे ऑप्शंस में फ्रैक्शन वैल्यूज दी हुई हैं यानी पूरा कटा नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 13 आएगा ही आएगा। तो उत्तर बी का सही होना उसकी मजबूरी है, इसलिए आप रॉसम अप्रोच से बी लगा सकते हैं डायरेक्ट यहीं पर पूरा मैं सॉल्व करवा देता हूं सो दैट आपको वो भी पता हो कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। मान लिया 2 ऑप्शन में नीचे 13 होता तो क्या करते? तो ये करते, हम कहते हैं ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 13 2 15 और 15 इंटू 9 आएगा 135, टोटल वर्क 135 हो गया। अब टोटल वर्क को अगर मैं ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करूं जो कि 13 है, तो क्या होगा, तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे जो ए लेगा। अब आप कहोगे 13 दहम्मा होता है 130 और यहां पर हो गया आपका 5/13, तो 10 5/13 बी उत्तर आ गया। ये हमने एक्चुअली में इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एसिड और वाटर 2 वेसल्स हैं ए और बी, उसमें 2:5 में है और x:8 में है रेस्पेक्टिवली। दोनों वेसल्स को हमने मिक्स किया है 7:2 में, और इससे हमें जो मिक्सचर मिला है एसिड और वाटर का वो 4:9 में हो जाएगा। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। तो सवाल कुल मिला के क्या है कि देखो मेरे पास एक वेसल है A और एक वेसल है हमारे पास B। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एसिड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाटर, ठीक है। यहाँ एसिड और वाटर क्या है, 2:5 में है। यहाँ पर आपका एसिड और वाटर क्या है, x:8 में है। अब हमें इसको जिस रेशियो में मिक्स करना है, वॉल्यूम रेशियो या क्वांटिटी रेशियो, वो आपका 4:9 में है, ठीक है। यस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई हमें, इस सवाल को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज का केस। जैसे एवरेज वेट आप पढ़ते हो ना, A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, तो ये वैल्यू बनती है वेटेड एवरेज। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पर ये जो 4:9 यानी क्वांटिटी रेशियो है, ये एक तरह से हमारा W1 और W2 का रेशियो हो गया। तो ये एक तरह से W1:W2 मुझे दिया हुआ है। अब हमें फिगर आउट करना है कि भाई मिक्सचर ए और मिक्सचर बी के लिए A1 और A2 कैसे निकलेंगे। तो ध्यान रखिए A1 और A2 निकालने के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ना है, या तो आप एसिड पकड़ लो या फिर आप वाटर पकड़ लो, जो आपका मन करे, राइट। तो जैसे मैं यहां पर लूंगा वाटर बटे टोटल। आप कहोगे क्यों वाटर बटे टोटल क्यों लेना है? इसका रीजन ये है कि वाटर बटे टोटल अगर मैं लेता हूं पहले मिक्सचर में तो 5/7 आएगा, दूसरे में वाटर बटे टोटल में 8/8 प्लस एक्स आएगा। अगर मैं एसिड पकड़ूंगा तो देखो न्यूमरेटर में आएगा, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी x/x+8, है ना, क्योंकि यहां पर एक x न्यूमरेटर में भी आ गया। यहां पर सिर्फ डिनोमिनेटर में आएगा अगर मैं वाटर पकड़ूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट नोन है मेरे को, ठीक है। तो 8, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ वाटर अपॉन टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक है, वाटर, एसिड नहीं।
एसिड भी ले सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, बट मैं वाटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक को लेके आगे बढ़ूंगा क्योंकि वहां न्यूमरेटर में एक्स नहीं आ रहा है एटलीस्ट शुरुआत में। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां मैं वाटर बटे टोटल लिखूंगा। तो यहां वाटर बटे टोटल आपकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा आप बताइए। तो आप कहोगे यहां मुझे आ रही है 5/7 और यहां वाटर बटे टोटल आया 8/8 प्लस एक्स। तो ये आपका A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया, मतलब पहले जो मिक्सचर ए है उसका औसत वाटर टोटल में, दूसरे मिक्सचर का औसत वाटर टोटल में मिल गया। अब मैं ये एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा यहां पर जाके, तो आपको कि मुझे मिलेगा 5/7 इंटू किस रेशियो में मुझे मिलाना है, 4:9। नो नो रॉन्ग, सॉरी। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एसिड और वाटर दो वेसल्स हैं ए और बी, उसमें 2:5 में है और x:8 में है रेस्पेक्टिवली। दोनों वेसल्स को हमने मिक्स किया है 7:2 में। इससे हमें मिक्सचर मिला है एसिड और वाटर का 4:9 में। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं सवाल समझाता हूँ लिख के। तो सवाल में आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके पास एक मिक्सचर ए है और एक मिक्सचर बी है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एसिड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो हमें प्रोवाइडेड है दोनों के लिए कि यहाँ पर रेशियो आपका है 2:5 और यहाँ पर रेशियो है मेरे पास x:8। ठीक है। अब इसके बाद इनको हमें जिस क्वांटिटी रेशियो में मिक्स करना है वो क्वांटिटी रेशियो हमारी दी हुई है 7:2। तो इनको हमें 7:2 में मिक्स कर देना है। 7:2 में मिक्स करने के बाद जो एसिड और वाटर का फाइनल रेशियो है वो मुझे दिया है 4:9। यानी 7:2 में मिक्स करने के बाद अगर हम फाइनल देखें एसिड और वाटर का रेशियो तो दैट इज 4:9। अब ये सवाल जो है बेस्ड होता है एवरेज में, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आप पढ़ते हो ना एक फॉर्मूला A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 इज इक्वल टू AWT। यानी अगर मेरे पास दो टाइप की चीज़ें हैं जहां पर A1 हमारा पहले टाइप का एवरेज है और A2 हमारा दूसरे टाइप का एवरेज है और उनकी क्वांटिटी रेशियो मान लिया W1:W2 में है, तो जो मिक्सचर का एवरेज होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ देखें अगर मिक्सचर हमने लिया जिसमें एसिड भी है वाटर भी है, तो आखिर ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड को या वाटर को? ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हम क्या चुनते हैं। तो जैसे हम मान लिया यहाँ A1 को डिफाइन कर लें कि A1 हमारा एसिड है, तो हमें यहाँ पर एसिड बटे टोटल पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबके लिए मुझे एसिड बटे टोटल लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर वाटर के रेस्पेक्ट में लगाना चाहते हैं तो हम सबके लिए वाटर बटे टोटल लिखेंगे और वाटर बटे टोटल पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें दो चीज़ों को किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है ये मुझे मालूम है। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एसिड बटे टोटल लिखूंगा तो चूंकि यहाँ न्यूमरेटर में ही एक्स आ जाएगा, एसिड में एक्स आ रहा है, तो एसिड बटे टोटल में यहाँ x/x+8 आ जाएगा, यानी A2 की वैल्यू ये आ जाएगी। जो A1 की वैल्यू है वो आएगी आपकी 2/7 क्योंकि यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 7 है, यहाँ टोटल x+8 है। तो ये हो गया आपका A1 और A2 अगर मैं एसिड के रेस्पेक्ट में अप्लाई करूंगा तो। लेकिन यही चीज़ अगर मैं वाटर के रेस्पेक्ट में अप्लाई करूंगा तो A1 हमारा कितना आएगा, 5/7 आएगा और A2 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8/8 प्लस एक्स। अब देखो जब वाटर के रेस्पेक्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक बेनिफिट हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में यहाँ x नहीं आया, तो हम क्यों ना ये वेटेड एवरेज वाटर के रेस्पेक्ट में अप्लाई करें ताकि न्यूमरेटर में x ना आए। लगाने को आप एसिड के रेस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं, वहां से भी x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग पहले अगर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाटर के रेस्पेक्ट में लगाने में फायदा है क्योंकि वहां पर न्यूमरेटर में एटलीस्ट x नहीं आएगा। ठीक। तो अब मैं यही काम करने जा रहा हूं कि मैं आपको पहले ये डिफाइन करके दे रहा हूं कि मुझे वाटर बाई टोटल सबका लिखना है। तो वाटर बाई टोटल ए के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5/7, बी के लिए आएगा आपका 8/x+8 या 8+x जो भी बोलना है बोल लीजिए। तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली इज इक्वल टू A1 और ये वैल्यू हमारी हो गई सिंपली A2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी A1 और A2 मैंने क्यों लिखी है ना। अब यहां जाएंगे, W1:W2 जो आपका है वो आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है 7:2 क्वेश्चन में, तो मैं इसको यहां पर रख देता हूं जाके। तो ये बनेगा 5/7 इंटू 7
सो 5/7 इंटू 7 प्लस A2 की वैल्यू मैं लिखूंगा 8/x+8 इंटू W2 जो कि 2 है डिवाइडेड बाई 7 और 2 आपका 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो AWT क्या है, AWT जो है वो है मिक्सचर में वाटर बटे टोटल क्या है, तो मिक्सचर में वाटर बटे टोटल है आपका 9/13, तो यहां पर मैंने लिख दिया 9/13, 9/13। इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब देखो मजेदार बात यहां पर क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि अगर आप यहां तक लिख ले गए तो आप सीधे रॉसम अप्रोच से आंसर लगा सकते हैं कि मेरा आंसर 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। कैसे? देखो अगर राइट साइड में नीचे 13 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां तो 9 है, यहां 7 7 कट ही जाएगा। अब 9 में 13 एक प्राइम नंबर है भैया, ऐसा नहीं कि 9 में कोई फैक्टर छुपा है 13 का, कुछ नहीं है। 13 देखने के लिए मुझे 13 दिखना चाहिए या 26 दिखना चाहिए नीचे, यहां 26 आ जाए तो चलो 2 से कट के हम सोचेंगे 13 मिलेगा मुझे, राइट? या यहां 13 आ जाए या 13 का कोई फैक्टर हो 39 आ जाए या 52 आ जाए, जहां 13 मिल सकता हो। आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू गिवन ऑप्शन में क्या होनी चाहिए कि ये 13 दे सके। 6 लोगे तो 6 8 14 बनेगा, नहीं देगा। 5 लेंगे 13 दे सकता है, 3 लोगे 13 नहीं देगा, 3 8 11 होता है। 7 लोगे तो 7 और 8 15 होता है। 13 सिर्फ मुझे x बराबर 5 पे मिल सकता है, इसलिए b के अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। तो यहीं से आपको आंसर मिल गया b। इसी स्टेज पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बी आंसर मिल चुका है, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं, कंप्यूट कर ही लेते हैं। तो अगर आप यहां पर कंप्यूट करने जाएंगे तो आगे की कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी कि ये x 5 इंटू एक्स प्लस 8 बनेगा, प्लस x+8 एलसीएम ले रहा हूं, ये 8 दूनी 16 बनेगा, ठीक है, बटे यहां पर वैल्यू आपकी हो गई 9 इंटू x+8 और यहां पर वैल्यू आपकी आ गई 9/13। अब मैं इधर आता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 13 पचे ये बनेगा 65 इंटू x+8, तो 65x प्लस 65 इंटू 8, ठीक है, प्लस 13 इंटू 16। देखो आप अगर आप पहले जज कर पा रहे हैं तो ये सब काम क्यों करना पड़ेगा एग्जाम में आपको, वरना आप देखो कितनी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो हर सवाल को ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिशनली करना ही करना है। 81 इंटू 8, अब x को एक तरफ ले लें, 65 और 81, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 16x, 81 माइनस 65 16 बनेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है जरा ध्यान से देखिए, ये बनेगा 65 इंटू 8 प्लस 13 इंटू 16 माइनस 81 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, बल्कि रादर एक काम कर लो, सबको 8 से काट सकते हो आप, यहाँ 2 बनेगा, 8 से 8 उड़ जाएगा, 2 से 8 दूनी 16, 2 उड़ जाएगा, 8 से 8 उड़ गया। अब बचेगा आपके पास 65 प्लस 13 दूना 26, तो 65 में 26 जोड़ेंगे 91 आया, 91 में 81 जाएगा, ये वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू 10 आ गई, यहां से x की वैल्यू 5 आ गई। तो कंप्यूट भी कर सकते हैं, बट उसके बाद भी देखिए आप कितना समय लगेगा। तो ये जजमेंट लेना, इसी को बोलता हूं मैं ग्रैंड मास्टर लेवल ऑफ थिंकिंग, ये लिखते ही मैंने आंसर 5 लगा दिया। ये जीएम लेवल की थिंकिंग डेवलप करनी है यार आपको। अभ्यास डीपीक्यू से मुझे आपको जीएम बनाना है, मैथ्स का ग्रैंड मास्टर, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे 27/24 है सम का, नंबर ऑफ ईयर्स न्यूमेरिकली 3/8 गुना है रेट परसेंट पर एनम का, बताना है रेट परसेंट पर एनम, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस क्या है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें 17 14 30 21, जब चारों ऑप्शन के शुरुआती अंक फर्क हैं तो मुझे दशमलव में जाने की सच कोई आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूजन तो तब होगा जब 14.1 भी दिया हो और 14.23 भी कहीं दिया हो, तब तो मुझे दशमलव में जाके घुसने की आवश्यकता हो। जैसे 14.1 भी दिया हो, 14.12 भी दिया हो, तब तो मुझे दशमलव के 2 अंक तक जाने की आवश्यकता है, वरना क्यों है, हम तो शुरू की डिजिट देख के उत्तर लगा लेंगे, है ना। खैर अब सवाल करते हैं। देखो सिंपल इंटर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि SI होता है हमारा PR/T/100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक, ये फॉर्मूला होता है।
अब यहाँ जो कुछ वैल्यूज दी हैं डालते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आप कहोगे मुझे ये दिया है 27/24 ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 27/24 गुना है। फिर आगे मुझसे बोला गया ये P है, R की वैल्यू आपकी आ रही है, T की वैल्यू 3/8 R है। टाइम जो है वो रेट का 3/8 गुना है, बटे 100 हो गया। तो P से P कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 3 से ही कटेगा, 3 9 27 बनेगा आपका। 8 आपका ये काट देगा, 8 3 24 बनेगा। 3 से ये कट के 3 बनेगा। कुल मिला के आपको मिल रहा है कि आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 300 है। आर स्क्वायर अगर 300 है तो मेरा आर क्या है, बहुत ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं करनी है, आप आंसर देखो, उत्तर मिल जाएगा आपको। देखो 17 का स्क्वायर जो होता है ना, ये 289 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। चूंकि 300 इसके बीच में है, तो जो आपका आंसर होगा वो 17 और 18 के बीच में होगा, 17 पॉइंट कुछ कुछ। आंसर क्या हो गया ए। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए स्क्वायर रूट निकालने में या एग्जाम में जब भी स्क्वायर रूट की आवश्यकता होगी, डेसिमल जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, उस केस में अगर आपको स्क्वायर्स की नॉलेज ठीक ठाक है तो आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि मेरा आंसर क्या है। कोई तिकड़मबाजी ज़्यादा नहीं करनी है, नथिंग, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, सीधा आप ये तरीका निकालो भाई, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, उसके कहीं बीच में, तो उसके कहीं बीच में तो क्या हो गया 17.3। क्लियर। थोड़ा और अगर गहराई में उतरना है तो आप मुझे बताओ ये 300 किसके करीब है ना, 289 के ज्यादा करीब है ना, और 324 से दूर है। ये इसके बीच की वैल्यू नहीं है। आप देखो ये 289 से 11 दूर है, इससे 24 दूर है, ये 300 है। आपको ये भी पता है कि भाई बीच में नहीं है, बल्कि 289 की तरफ झुकाव ज्यादा है इसका, तो भैया वो 18 के करीब भी नहीं होगा, वो 17 के करीब होगा, इसलिए 17.5 से कम होगा। मतलब अगर मान लिया 17.6 भी एक आंसर होता, आपके मन में अगर ये भाव चल रहा हो कि 17.6 होता, सर फिर क्या करते, 17 से 18 के बीच में बोलने से काम तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, इतने समझदार तुम हो कि इतना देख लोगे कि 289 के ज्यादा करीब है कंपेयर टू 18 के स्क्वायर के, 17.5 से कम होगा, फिर 17.3 हो गया। तो इतना अप्रोक्सीमेशन आपको एक उत्तर दे देगा एग्जाम में। ठीक है, दैट्स एनफ। तो ये सवाल करा कि 7a प्लस बी आपका 5a प्लस 8b के बराबर है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, 49ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 7a स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, देखिए कि इसको a और b का रेशियो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन देखो एक ही है, a और b का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जब वो रेशियो निकल जाएगा तो एक और मजेदार बात है कि यहाँ देखो न्यूमरेटर का जो पहला टर्म है, इसमें a और b का प्रोडक्ट है, डिग्री 2 है। यहाँ 2b स्क्वायर है, वो भी b इंटू बी, डिग्री 2 है। यहाँ 7a स्क्वायर है, डिग्री 2 है, a इंटू बी, डिग्री 2 है। तो जब ऐसे सवाल में न्यूमरेटर की डिग्री हर टर्म की 2 और 2, डिनोमिनेटर की टर्म की हर डिग्री 2 और 2, यानी न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री इक्वल है, डिनोमिनेटर के भी हर टर्म की डिग्री इक्वल है, प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज भी इक्वल हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको a रेशियो b मिल गया तो वही रेशियो, मान लिया रेशियो कुछ भी आ गया, मान लिया रेशियो आ गया x रेशियो y, तो अब आप a की वैल्यू x रख लेना और b की वैल्यू y रख लेना और उत्तर निकाल लेना। a की वैल्यू को आपको रखने की जरूरत नहीं है x इंटू के, b की वैल्यू y इंटू के, नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा, इसलिए आप सीधे x और y रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इस केस में पहले हम ये रेशियो भी कैसे निकालेंगे, आप कहोगे यहाँ 7 में से 5 गया 2a बनेगा, 8 में से 1 गया 7b बनेगा, a रेशियो b की वैल्यू क्या हो गई 7:2। अब आप a को 7 रख दो और b को 2 रख दो, और ये काम तभी कर पाओगे 7 और 2 रख के जब डिग्रीज आपकी सेम हो तब। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी सॉल्व करता हूं, तो ये बनेगा आपका 49 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 इंटू 2। अब देखिएगा ये 49 है 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर को एक 7 दोगे 7 का क्यूब बनेगा, जो कि होता है 343 इंटू 2 प्लस 8
डिवाइडेड बाई ये 7 का क्यूब ये भी बन जाएगा, 7 इंटू 7 स्क्वायर 343 प्लस 56 निकाल लेते हैं ऊपर। 343 का डबल बनेगा 686, 8 जोड़ेंगे बनेगा 694। अब दिख रहा है आंसर सी है, क्योंकि न्यूमरेटर में 694 एक ही जगह आ रहा है, तो देर इज नो कन्फ्यूजन। क्योंकि 694 मान लिया कटेगा भी, आपको कुछ कट जाएगा सर तो आधा हो जाएगा, तो भी वो 399 नहीं बनेगा जो यहाँ लिखा है, इसलिए सी करेक्ट हो गया। बट खैर आप निकाल लो, अब तो पहुँच ही गए हो अंत तक, ये 399 के बराबर आ गया, आंसर हो गया मेरा सी। सी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। अच्छा, इसी सवाल में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, और उस होमवर्क का आंसर प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या होगा। होमवर्क यह है कि अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखूं 49a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 7a प्लस 4b, तो आपको बताना है कि ये जो रेशियो है किसके बराबर होगा। ये होमवर्क नंबर 1 हो गया, HW1। फिर मैं आपको दे रहा हूँ HW2। होमवर्क 2 में आपको दे रहा हूँ कि अगर इसी में आपको निकालना हो 49a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7a प्लस 4ab, तो इसका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क 2 है। ये दोनों होमवर्क के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क 1 और होमवर्क 2। सेम सवाल में सेम एक्सप्रेशन में अगर मुझे ये निकालना होता और ये निकालना होता तो आंसर क्या होता, कमेंट करिएगा। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो 3780 डिग्रीज है। आपको बताना है कि रेशियो नंबर ऑफ डायगोनल्स टू इट्स साइड क्या होगा। तो देखिएगा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं आपके n-3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। अब अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का रेशियो निकालता हूं साइड से, ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स टू इट्स साइड, तो आप कहोगे वो बनेगा n-3/2, और इसको मैं अगर n से डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ साइड से, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का साइड से रेशियो n-3/2 होता है। अब अगर मैं n निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। n कैसे निकलेगा, आगे एक डेटा दिया हुआ है कि टोटल एंगल 3780 के बराबर है। सारे इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और ये वैल्यू मुझे किसके बराबर दी है, 3780 डिग्रीज के। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 18 दूना 36, 1 37, 18 का नाम 18, 21 मिला। अब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 23 आ गई। अब n अगर 23 आ गया तो 23 माइनस 3/2 करना है मुझे, ये बनेगा 20/2, और 20/2 आपका हो गया सिंपली 10/1 के बराबर। आंसर हो गया मेरा डी। डी इज द राइट आंसर इन दिस केस, 10:1। ठीक है, ये सवाल देखिएगा। ये सवाल कह रहा है कि एक मैक्सिमम साइज का स्फीयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसको हमने एक क्यूब के अंदर इंस्क्राइब किया है। आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब टू द स्फीयर। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, और इसको बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम बनाते हैं क्यूब, ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो हमने एक क्यूब बना दिया। अब ये कह रहा है इस क्यूब के भीतर ना आप एक लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज का स्फीयर डाल दो। क्यूब के भीतर स्फीयर डालना है, ठीक। तो क्यूब के भीतर जो मुझे स्फीयर डालना है, ये कुछ इस तरह का बनाने का प्रयास करता हूं मैं, क्योंकि स्फीयर आपको अभी सर्कल की तरह आपको दिखेगा, बट आपको इमेजिन करना है कि भाई ये है स्फीयर, जरूर ये सर्कल के जैसा दिख रहा है आपको, बट दिस इज ए स्फीयर जो कि आपकी चारों साइड्स को टच करता हुआ अंदर, जो 4 फेसेस होंगे ना, 4 क्या बेसिकली सारे फेसेस को टच करेगा। यहाँ आपको कम दिख रहा होगा, तो ये सारे फेसेस को टच करेगा। आप मेंटली विजुलाइज करो तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अब देखो इसमें होगा ये कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब मैक्सिमम साइज का स्फीयर आप रखोगे इसके भीतर लाइक दिस, तो वो जो मैक्सिमम साइज का स्फीयर है ना सर,
उसका जो डायामीटर आने वाला है वो डायामीटर किसके बराबर होगा? वो डायामीटर 2, अगर इसकी भुजा को मैं ए बोल दूं तो वो ए के बराबर ही हो जाएगा डायमीटर। ओके, अब यू विजुलाइज कर सकते हो आप, ठीक है, कि जो स्फीयर लार्जेस्ट साइड का हम रखेंगे उसका डायमीटर इस मतलब जो है उसकी क्यूब की भुजा के ही बराबर होगा, तो वो सारे फेसेस को टच करता हुआ जाएगा। अब एक चीज और गौर से आप समझिएगा, क्योंकि ये स्फीयर है, तो अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मामला हम समझना चाहें यहां पर, तो आप सिंपल सी एक बात देखना कि यहां से लेके इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो हो गया आपका मेन डायगोनल। अब इस मेन डायगोनल से इस पॉइंट की जो दूरी है, क्योंकि वर्टेक्स बोला है, कोई भी वर्टेक्स ले लो आप, तो अगर मैं कोई भी वर्टेक्स ले लूं और मैं दूरी पता करूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी किसी भी वर्टेक्स से स्फीयर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। कोई और दूरी लोगे तो आपको लंबी दूरी मिलेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा? अब आप कहोगे जो डायगोनल की लेंथ है वो a√3 के बराबर होती है। अगर भुजा a है तो a√3 लेंथ होती है। उस a√3 में अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं जो कि है डायामीटर, यानी मैंने a हटा दिया क्योंकि a ही डायामीटर है, डायामीटर हट गया। अब जो बचा वो इसका और इसका सम है, यानी इस दूरी और इस दूरी का सम है। तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो a√3 माइनस a/2 ये हो गया वर्टेक्स से स्फीयर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी एक कोने से। समझ में आ रहा है? a√3 में से जब मैं a घटा रहा हूं तो मुझे इन दोनों का टोटल मिल रहा है, आधा करूंगा तो ये दूरी मिल गई। तो ये चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये वाली लेंथ अगर मैं बोल दूं यहां आपको कि ये वाली लेंथ लेट से l के बराबर है, तो l की जो वैल्यू है वो क्या लिखी मैंने, a × √3 - 1 a√3 - a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू l। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब जो सवाल आपको दिया गया है इसमें 12 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर का है तो आपकी भुजा कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर की हो गई। यस और नो? अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर का है तो भुजा तो 24 हो गई ना, तो a की वैल्यू हमारी 24 हो गई, 24 हो गई। तो a की वैल्यू अगर 24 हो गई तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 यानी 12 × √3 - 1। आप कहोगे सर ये तो कहीं ऑप्शन में मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्या ऐसा है? जी नहीं, ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। कैसे? अगर मैं √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 24 बन जाएगा, और ये हो गया 24/√3 + 1 एल की वैल्यू। तो यहां पर है, क्योंकि यही एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन अगर आप कन्वर्ट करेंगे, आप कहोगे √3 + 1 से मैं ऊपर नीचे गुणा करना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा आपका, सिंपली ध्यान से देखिएगा, a/√3 + 1 वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। तो यही वैल्यू a/√3 + 1 के बराबर भी है, सेम चीज। तो ये एक्सप्रेशन ना ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर आप इस एक्सप्रेशन को रेडियस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो a को 2r लिख दीजिए। तो a को अगर आप 2r लिख देंगे तो वो रेडियस के टर्म में आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बट सबसे बेहतरीन चीज आप ये ध्यान रखिए कि ये l निकला कैसे, ये प्रोसेस ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला भी अपने आप ध्यान रहेगा आपको। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि 3700 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं XYZ में इस तरीके से, W में x को 25% कम मिलते हैं z से, y को 1/3 कम मिलता है x से, लेकिन W को 11/9% ज़्यादा मिलता है x से। आपको बताना है कि x और W के शेयर का सम किसके बराबर है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। 4 लोग हैं, x, y, z और W। x को 25% z से कम मिला है। 25% का मतलब होता है -1/4, तो यहां लिख दिया मैंने -1/4। 25% कम होने का मतलब होता है किसी भी संख्या का -1/4 होना। फिर कह रहा है कि y को x से 1/3 कम मिला है, तो ये वैल्यू हो गई -1/3। फिर आप कह रहे हो कि w को x से 11/9% ज़्यादा मिला है। 11/9% का मतलब होता है 1/9 फ्रैक्शन में +1/9। अब देखो इस सवाल को शुरुआत करने के पहले
सबसे पहले कौन सी वैल्यू को मानेंगे? आप सबसे पहले x को मानिए और x को 9 मानिए। कैसे? x से दो चीजें निकली हैं, एक तो y जो 1/3 कम है और एक w जो 1/9 अधिक है। अब ये 3 और 9 दोनों का एलसीएम 9 होता है, तो x को 9 मान लो। x को 9 मानोगे, 1/3 करोगे, 3 घटेगा, 9 में से 3 गया, y 6 हो गया। y 6 हुआ और 1/9 9 का 1 होता है, तो यहां 1 जोड़ेगा, w हमारा 10 हो गया। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। z की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहोगे कोई संख्या जब 1/4 कम होती है तो वो 4 से 3 हो जाती है। अब 3 यूनिट मेरा 9 के बराबर है, तो 4 यूनिट यानी 3 तिरका 9 है, तो 4 3 12 बनेगा। z की वैल्यू 12 होगी। x y z w सब हमने लिख दिया। अब x y z w का टोटल अगर आप करोगे तो 9 6 15 12 27 और 10 37 मिलेगा। तो टोटल जो 37 यूनिट है वो क्वेश्चन में हमें दिया है किसके बराबर? 3700 के बराबर दिया है। एक यूनिट हमारा 100 के बराबर हो गया। और एक यूनिट अगर हमारा 100 के बराबर होगा तो हमसे पूछा क्या गया है? x और w का सम। x और w का सम अगर आपको निकालना है बेटा, तो यहां पर 9 और 10 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 19 यूनिट की वैल्यू है आपकी 1900। और 1900 आपको कहां दिया है? आंसर बी। 37 यूनिट 3700 हो गया, तो 19 यूनिट 1900 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि डायगोनल्स हमारे 3 फेसेस अगर क्यूबॉइड के दिए हो तो √34, 5 और √41 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना होगा। तो समझते पहले क्यूबॉइड के केस में क्या होता है ये 3 फेसेस का डायगोनल। तो देखो क्यूबॉइड आप सभी को मालूम है कि क्यूबॉइड हमारा कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्यूबॉइड आपका क्यूबॉइडल शेप हम बना सकते हैं। और इस तरह के क्यूबॉइडल शेप में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है कि ये हमारा L हो जाता है, ये हमारा B हो जाता है और ये हमारा H हो जाता है। ठीक है, तो जो डायगोनल्स बनते हैं ना हमारे, जैसे अगर मैं डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ करने चला जाऊँ तो एक डायगोनल तो आपका ये बन जाएगा, ये वाला डायगोनल। ठीक है, एक डायगोनल आपका इनसे बनता है, इसको ऐसे बना सकते हो आप। फिर एक जो डायगोनल है आपका ये वाला डायगोनल बनेगा, ये वाला डायगोनल, राइट। इस तरह के आपके 3 डायगोनल्स हैं। तो इन तीनों डायगोनल्स की लेंथ हमें दी गई है, राइट। तो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें इसको, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, लिखने की जगह हमें मिल जाएगी। इसको छोटा किया, छोटा करके हमने इधर डाल दिया इसको। ओके, एक भुजा यहाँ आ गई है, इसको भी छोटा करके वहाँ पहुँचा देते हैं, राइट, लाइक दिस, जोड़ दो ऐसा। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, देखो आप कहोगे L² + B² की वैल्यू में लिख सकता हूँ, राइट। नेचुरली अगर आप मतलब देखो एक चीज़ तो देखो, नॉर्मली अगर देखें तो नॉर्मली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो 3 डायगोनल बनेंगे। आप ये दिमाग मत लगाना कि कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मुझे आयतन निकालना है तो मुझे L × B × H की गणना करनी है। तो उसके ऑर्डर में आप परेशान मत होना, कि कई बार लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि किसको L और B वाला डायगोनल माने, किस वैल्यू को। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि L B H का प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्टीमेटली तीनों वैल्यू जो निकलेंगे उनका प्रोडक्ट ही निकालना है हमें वॉल्यूम के लिए, राइट। तो आप सिंपली देखो ये क्या करो, जैसे इसको आप लिख दो सीधे, L² + B² की वैल्यू बनेगी √34 का होल स्क्वायर, 34 के बराबर आएगा। B² + H² की वैल्यू हम मान लेते हैं 25 आ जाएगी, 5 का स्क्वायर। H² + L² की वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू 41 आ जाएगा, √41 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप टोटल निकालोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ L² + B² + H², और इधर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5 4 9 1 10 और 3 1 4 2 6 4 10, यानी 100 आ गया टोटली। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मेरी 100 आ गई तो मैं कहूँगा मेरे पास L² + B² + H² की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू 50 आ गई, 2 से डिवाइड होके। जैसे ये 50 आई, आप देखिए L² + B² 34 के बराबर है। H की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी, 50 में से 34 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। B² + H² अगर 25 के बराबर है तो यहाँ से B² + H² अगर आप रखोगे 25, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बिकॉज 50 - 25 25 बनेगा, L² 25 हुआ, L 5 हो गया। H² + L² मुझे 41 दिया है, तो मैं H² + L² देखूंगा तो ये वैल्यू आपकी 41 के बराबर आ गई। और अगर ये 41 के बराबर आ गई और मैं B की गणना करूंगा लेट्स से, तो B² आएगा 9, B की वैल्यू आपकी आ गई 3, तो L B H मिल गया ना, 3 4 5।
तो 5 × 3 × 4, तो ये वैल्यू आपकी 60 के बराबर आ गई। तो आंसर आपका क्या आ गया? 60, राइट। 60 इज द राइट आंसर। तो दैट इज द करेक्ट वैल्यू। सवाल है कि पी और क्यू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल है 29x और 1,23,000 का। पी को 20% प्रॉफिट का सैलरी के रूप में मिलता है और तब पी का शेयर क्यू से ज्यादा हो जाता है, यानी प्रॉफिट शेयर। अगर पूरा प्रॉफिट हमने डिवाइड किया होता इन द रेशियो दे इन्वेस्टेड, क्यू वुड हैव रिसीव्ड 4800 मोर देन पी का शेयर। If the earning of P and Q are 15,600 and 12,400 respectively, find the value of X। तो बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो P और Q का अगर आप इन्वेस्टमेंट रेशियो डायरेक्ट लिखें तो ये तो है 29 टाइम्स X और ये है 1,23,000। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं। मुझे सवाल ने कहा X की वैल्यू बता दो। X कैसे निकलेगा? मैं अगर P का इन्वेस्टमेंट निकाल लूँ कितने रुपए का है, उसको 29x के बराबर करूंगा तो x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। कहानी मतलब कुल मिला के ये है। अब एक चीज जो हमें इस पर्टिकुलर सवाल में समझनी है गिवन क्वेश्चन में, वो ये है कि अब x की गणना कैसे होगी, P का शेयर कैसे निकलेगा। तो देखो सवाल ने क्या बोला है, सबसे पहले हमें P और Q का सैलरी दिया हुआ है, मतलब टोटल वैल्यू प्रॉफिट का दिया हुआ है, एक 15,600 और एक 12,400। ये वाला केस कब है? ये वाला केस है जब P को सैलरी मिल रही है 20%, तो वो P का शेयर Q से ज्यादा है। ठीक है, दिख भी रहा है ज्यादा है, 15,600 12,400। अगर मैं यहां से टोटल प्रॉफिट निकालूं 15,600 और 12,400 का, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 28,000। तो टोटल प्रॉफिट तो 28,000 का है। अब सवाल ने एक बड़ी मजेदार बात बोली है कि अगर हमने यही प्रॉफिट को पूरा इस रेशियो में बांट दिया होता तो Q को P से 4800 अधिक मिलता। अब चलो उस तरह से बांटते हैं। हम उस तरह से बांटने जाएंगे तो आप कह रहे हो कि Q माइनस पी की वैल्यू, तो Q माइनस पी की वैल्यू है ये 4800 होगी। ठीक, Q को P से 4800 ज्यादा मिलेगा। तो जरा इस इक्वेशन को जोड़ते हैं तो यहाँ 2Q मिलेगा, 28 4 32 मिलेगा, 32,800 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो Q की वैल्यू आएगी 16,400। Q अगर 16,400 आएगा तो P कितना आएगा? P की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहां से तो आएगा P की वैल्यू 11,600। ठीक है, यानी अगर मैं P और Q के प्रॉफिट का रेशियो निकालूं, ये कब का केस है? ये वो केस है जब हम करें कि पूरे प्रॉफिट को हम उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो P और Q का रेशियो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा बताइए। मैं लिख रहा हूं यहां पर 1,16,00 और यहां पर मैं लिख रहा हूं 1,6,4,0,0। 2 बार 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 चौके 16, 4 एक नम 4, कुछ 29, रेशियो 41 मिल रहा है। यस, अब देखिएगा ये 41 यूनिट इसको करस्पॉन्ड कर रहा है 1,23,000 को, यानी 41 इंटू 3, यानी 1 यूनिट 3,000 के बराबर हुई। तो ये 29 यूनिट 29 इंटू 3,000 के बराबर हुई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3,000। ठीक है, ये 41 यूनिट इंटू 3,000 है, 29 यूनिट क्या होगा? 29 इंटू 3,000, तो आंसर क्या हो गया? 3,000। ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका पार्टनरशिप का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने रिवीजन के लिए अपने नोटबुक में इसको डाल भी लेना। देखिए सवाल कह रहा है कि x को अगर हम ऐड करते हैं 10, 16, 22 और 32 में, तो नंबर जो मिलेंगे वो प्रपोर्शन में होंगे। क्या है मीन प्रपोर्शन? x+1 और 3x+1 का, ये हमें बताना है। तो देखो हमने क्या किया, 10 में x जोड़ा, 16 में हमने x जोड़ा, इधर हमने 22 में x जोड़ा, इधर हमने 32 में x जोड़ा, तो ये प्रपोर्शन में आ गए। अब इसका अंतर लिखो 6 है, इसका अंतर कितना है? 10 है। अब इस अंतर को बराबर करने का क्या प्रयास कर सकते हैं हम? ठीक है, 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है, तो आप यहां पर 3 से गुणा कर दो या 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से गुणा कर दो और यहाँ 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा।
तो जब हम यहाँ 5 से गुणा करते हैं तो 5 इंटू 10 प्लस एक्स यहाँ का न्यूमरेटर हो जाएगा और उधर का न्यूमरेटर 3 इंटू 22 प्लस एक्स हो जाएगा। ये इक्वल होने चाहिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाना चाहिए, अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। बट यही कर लो बस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के बराबर, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आएगा आपका 50 प्लस 5x इज इक्वल टू 66 प्लस 3x। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 2x इज इक्वल टू 16। यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू 8। ठीक, मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया कि यहाँ भैया गुणा करिए आप 5 से, यहाँ गुणा करिए 3 से, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x अगर 8 आ गया तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालने से। तो ये मिलेगा 8 प्लस 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा 24 प्लस 1। 8 प्लस 1 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 24 प्लस 1 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 3 15, आपका आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर। ये सवाल कर रहा है कि हमारे पास एवरेज कुछ नंबर का 54.6 है, 75% जो नंबर्स हैं उनको हम 5.6 से बढ़ाते हैं ईच, और बाकी नंबरों को हम 8.4 ईच घटा देते हैं। हमें बताना है कि एवरेज इस तरह से प्राप्त जो होगा वो कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, 75% ऑफ द नंबर्स का क्या मतलब हुआ, 3/4, यानी टोटल नंबर अगर 4 है तो उनमें से 3 नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 नंबरों के साथ हम कुछ कर रहे हैं और 1 नंबर के साथ हम कुछ कर रहे हैं, ये रेशियो हो गया एक तरह से। 75% का मतलब 3/4, 3:1। तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 5.6 हर एक को बढ़ाएंगे, तो यानी इसका औसत तो हम 5.6 से बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हर किसी को अगर हम 8.4 से घटा रहे हैं तो इसका औसत हम 8.4 उस ग्रुप का घटा रहे हैं। अब अगर मुझे इसका नेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूँगा 54.6 हमारा औसत है। अब नेट डेविएशन निकालेंगे तो 5.6 को 3 से गुणा करिए आप, 16.8 मिलेगा। यहाँ आपको माइनस में 8.4 मिलेगा। तो जो नेट डेविएशन मिलेगा इन दोनों से वो आपको 8.4 का मिलेगा, और ये हम क्या करेंगे, 4 लोगों में बांट देंगे। तो ये वैल्यू आपकी आएगी सिंपली 2.1, और ये हो गया आपका 56.7। 56.7 आपका आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि ए और बी स्पेंड करते हैं 60% और 75% अपनी इनकम का रेस्पेक्टिवली। अगर ए की सेविंग, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। इसको समझते हैं, ये केस क्या है। देखिएगा, मैंने कहा यहाँ ए है, यहाँ मैंने कहा बी है। ए क्या करता है, 60% खर्चा कर देता है। तो अगर इसकी इनकम 5 मान लूँ मैं, क्योंकि 60% आपका 3/5 के बराबर होता है फ्रैक्शन में, तो अगर मैं इसकी इनकम को 5 मान लूँ तो ये खर्चा कर रहा है 60% यानी 3, इसकी सेविंग कितनी होगी 2। ये रेशियो हो गया बेसिकली 5 3 2। बी का 75% खर्चा है, 75% खर्चा होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। तो टोटल इनकम अगर 4 है तो वो 3 खर्चा कर देता है, 1 उसकी सेविंग हो जाती है, 4 3 1। अब कुछ कह रहा है कि हमें ए और बी को रिलेट करना है कि भाई ए की जो सेविंग है ये 2, ये बी के सेविंग से 20% ज़्यादा है। अब ये 2 1 को ऐसे रिलेट आप नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ मल्टीप्लायर एज्यूम करना पड़ेगा। इसको मैं कहूँगा 5x 3x 2x, इसको बोलूँगा 4y 3y 1y यानी y। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो है कि ये 20% ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2x की वैल्यू जो होगी 20% का मतलब होता है 6/5 गुना होना किसका, y का, 1y यानी y। तो यहाँ से आपको x रेशियो y मिलने वाला है भैया, x रेशियो y मिल गया 3:5। अब x रेशियो y जैसे आपको 3:5 मिला, जाके रख दो। यहाँ पर मैं रखूंगा x की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 15। मैं यहाँ पर रखूंगा 5, ये मिल गया 20। अब आपको बताना है कि a की इनकम b की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो 20 से 5 कम है, 5/20 1/4 होता है, इसको हम बोलते हैं 25% कम है। ठीक है, 15 से 20 5 25% कम है। आंसर हो गया मेरा सी, सी इज द राइट आंसर हियर। तो एक्स और वाई जो मैंने यहाँ लिखा इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो रिलेशनशिप हमें दी थी उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लायर्स को रिलेट कर लिया। 20% ज़्यादा का मतलब होता है 6/5 गुना होना। तो 2x हमारा जो यहाँ की सेविंग थी और यहाँ की सेविंग थी 2x, 6/5 y हो गया, x/y का रेशियो मिल गया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ DPQ नंबर 49 की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया। ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ये व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें और अपडेटेड रहें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा, आप जाके वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। इस DPQ के सीरीज़ में अपने
फीडबैक को ज़रूर कमेंट करें, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको ज़रूर कमेंट करें, और जो भी आपका फीडबैक है उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर इच्छा हो तो अपने कुछ करीबी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, और ये ज़रूर याद रखिए कि अभ्यास डीपीक्यू का मतलब है एग्जामो यूट्यूब चैनल पर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को शानदार प्रैक्टिस सुबह 11 बजे वीडियो आना ही आना है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को इस चैनल पे। चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।